हेलो बच्चों। आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर मैक्सवेल के थर्ड समीकरण के बारे में बात करते हैं। जो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है वो फैराडे के नियम से निकला हुआ है। फैराडे के नियम का रूप है। ठीक है, क्या कहता है फैराडे का नियम? इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की तुल्य होती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? तो कहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लिखते हैं ई से होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जैसे माइनस लेंज के नियम का देन है, लेकिन फिर भी इसको अपन माइनस लगा लिखते हैं वास्तव के रूप में। ठीक है, परिमाण होगा वो इसका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो फाई है चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमको पता है, क्या पता है कि जो प्रेरित विद्युत बल होता है वो होता है ई डॉट डी एल। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल कार्य के समाकलन है वो हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स फाई, वही क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एस होता है, तो इसको अपन समाकलन रूप में बदलेंगे तो ये लिखा जाएगा ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स की जगह वैल्यू लिखेंगे तो बी डॉट डी एस। ठीक है, इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं ई डॉट डी एल माइनस डी बी डॉट डी टी डॉट डी एस। ये जो है समीकरण 3, ये फैराडे के नियम का समाकलन रूप है। फैराडे के नियम का समाकलन रूप। ठीक है, अब अपने पास में ई डॉट डी एल बी डॉट डी एस है, तो अपन यहाँ पे यूज में लेंगे स्टोक्स में इस लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल देगा। तो स्टोक्स में क्या कहता है? स्टोक्स प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं, स्टोक प्रमेय की सहायता से लिखेंगे ई डॉट डी एल जो हो जाएगा कर्ल ऑफ ई डी एस। ठीक है, तो अपन यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, ई डॉट डी एल की जगह लिख देंगे इसका कर्ल। ठीक है, तो वैल्यू रहेगी इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी डॉट डी एस। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इसको इधर लेके आएंगे तो ये डेल क्रॉस ई डॉट डी एस प्लस डी बी डी टी डॉट डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई प्लस इसको अपन आंशिक अवकलन के रूप में लिख देंगे डेविड बी अपॉन डेविड टी डॉट डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये एल्बर्ट टी सरफेस के लिए, ठीक है, स्वैच्छिक पृष्ठ के लिए कहीं भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से भी अपन क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे अपन डेल क्रॉस ई
प्लस डेवर बी अपॉन डेवर टी की वैल्यू इक्वल टू 0। तो हमारे पास में डेल क्रॉस ई की वैल्यू हो जाएगी, डेल क्रॉस ई की वैल्यू जो है हो जाएगी क्या, ये जाएगी माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। ठीक है, और हमको पता है बी जो होता है वो होता है म्यू जीरो एच। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो डेल क्रॉस ई की वैल्यू जो है हो जाएगी माइनस डेवर अपॉन डेवर टी म्यू नॉट एच वेक्टर, या डेल क्रॉस ई को हम लिख देंगे माइनस म्यू नॉट डेवर अपॉन डेवर टी एच। ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये और ये एक्चुअल में अपना समीकरण हो जाएगा कौन सा, 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये 3 और जो 4 समीकरण है वो फैराडे के नियम या मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी बात कर लेते हैं भौतिक अर्थ की। तो भौतिक अर्थ के अंदर कुछ नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये फैराडे के नियम को दर्शाता है, या फैराडे के नियम की उत्पत्ति करता है या व्यक्त करता है, फैराडे के नियम को व्यक्त करता है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इन दोनों के मध्य संबंध दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण की। तो मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, ये वास्तव में एम्पियर का लॉ है। ठीक है, तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, इस एम्पियर के नियम अनुसार, एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद पथ में, किसी बंद पथ में, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद पथ से, उस बंद पथ से गुजरने वाली, गुजरने वाली सभी धाराओं के, सभी धाराओं के योग का म्यू नॉट गुणा, म्यू नॉट गुणा होता है। ठीक है, तो अपन इस यूनिट में पढ़ चुके हैं एम्पियर का नियम कि बी डॉट डी एल जो होता है म्यू जो सिग्मा आई होता है। ठीक है, तो ये अपना समीकरण 1 है जो एम्पियर ने दिया था। अब अपन को पता है, पढ़ा था शुरुआत में, कि जो धारा होगी यहाँ पे, वो धारा होगी वो विस्थापन धारा और चालन धारा दोनों का योग होगी। आईसी जो है कंडक्शन करंट है, और आईडी जो है वो विस्थापन धारा है। ठीक है, तो अब अपन इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये समीकरण दूसरा है अपना। ठीक है, एक चीज़ और, अपन ने ऐसे इसको डिस्कस कर रखा था कि आई सी जो होता है वो जे सी डी एस होता है, धारा घनत्व। ठीक है, और आई डी जो होता है वो होता है जे डी डॉट डी एस। ठीक है, ये जे सी चालन धारा घनत्व, जे डी जो है वो विस्थापन धारा घनत्व है। ठीक है, वैसे ये देखने के बाद में, समीकरण देखने के बाद में, जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था विस्थापन धारा, वो भी अच्छे से समझ में आएगा, इसमें अपन ने इन चीज़ों का यूज लिया था। ठीक है, तो अपन इसको लिख देंगे बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी और आई डी की जगह रिप्लेस कर देंगे जे सी प्लस जे डी डी एस। ठीक है, अब अपन इस लीनियर इंटीग्रल को बदलेंगे सरफेस इंटीग्रल में। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, तो लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल बदलने के लिए अपने पास में स्टोक प्रमेय है। ठीक है ना, अपन अप्लाई करेंगे स्टोक थ्योरम।
स्टोक्स थ्योरम की सहायता से क्या कहती है थ्योरम, किसी भी सदिश का लीनियर इंटीग्रल जो है उसके कर्ल का सरफेस इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लीनियर इंटीग्रल की जगह लगा देंगे सरफेस का इंटीग्रल, इसकी जगह सामने एट इज म्यू नॉट जे सी प्लस जे डी, जे सी प्लस जे डी डॉट डी एस। अपन बात करते हैं फिर इसको वापस किसी भी मुक्त चालक पृष्ठ के लिए समीकरण निकालने की। ये हो जाएगा बी डॉट डी एस माइनस म्यू नॉट जे सी प्लस जे डी डॉट डी एस इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देंगे एक साथ में इसको, डेल क्रॉस पी माइनस म्यू नॉट जे सी प्लस जे डी, ठीक है, डॉट डी एस इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे सी प्लस जे डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन आ जाएगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे सी प्लस जे डी का, ये समीकरण हो जाएगा अपने। नेक्स्ट दो तो अपन पहले निकाल रखे थे, जगह तीसरा समीकरण। और अब अपन इसको बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एच होता है, तो यहाँ अपन डेल क्रॉस म्यू नॉट एच लगा के म्यू नॉट को कैंसिल करवा देंगे, तो डेल क्रॉस एच वेक्टर का फॉर्मूला जो आ जाएगा जे सी प्लस जे डी, ये और ये। ठीक है, ये जो समीकरण तीसरी, ये जो समीकरण चौथी है, ये दोनों क्या है, मैक्सवेल के समीकरण का मैक्सवेल के चतुर समीकरण का रूप है। ठीक है, अब ये भी क्या करता है, इसका भी भौतिक अपन अर्थ देखेंगे तो अपन को तीन चीज़ें मिलेंगी। पहले ये एम्पेयर के नियम को परिभाषित करता है, एम्पेयर के नियम को परिभाषित करेगा। दूसरा, ठीक है, ये धारा घनत्व, कौन सी धारा घनत्व, एक तो कंडक्शन धारा घनत्व, ठीक है, और विस्थापन धारा घनत्व का संबंध होता था किसके साथ में, का संबंध चुंबकीय क्षेत्र बी व चुंबकन क्षेत्र एच के साथ में रहता है। ठीक है, तीसरा इसमें अपने पास में एक संबंध निकलेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि जो जे होता है धारा घनत्व जे, वो सिग्मा ई से लिखते हैं इसको, ठीक है ना, जे बराबर सिग्मा ई। वैसे ही ओम के नियम का सदिश रूप भी है जे बराबर सिग्मा ई। ठीक है, और साथ में जो धारा घनत्व है जे डी, वो डेवर डी अपॉन डेवर टी भी है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में ये अपन को यूज में लेने हैं। ठीक है, जैसे अपन ने इस मैक्सवेल के चौथे समीकरण को शुरुआत के अंदर विस्थापन धारा पढ़ी थी, वहाँ भी काम में ले रखा है।